अंधकार कितना भी हो पर सूरज कभी न हारा है, हम युग का निर्माण करेंगे, ये संकल्प हमारा है। गायत्री परिवार और आपका जो प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ है कहीं ना कहीं इसी विचारधारा से ओतप्रोत होकर इतने वर्षों से चल रहा है। आज आप सबों के बीच आने का मौका मिला है, मन आह्लादित है, प्रफुल्लित है। यहां बैठे हुए हैं मनीष जी और आप सभी भाई यहां हैं, ज्ञान प्रकाश जी हैं, निशांत रंजन जी हैं। आप लोगों की तरफ से निमंत्रण देने के लिए सच्चिदानंद जी आए हुए थे। मैं और निखिल मंडल जी पिछले हफ्ते पार्टी ऑफिस में बैठे थे। ऐसे तो गायत्री परिवार के विषय में शायद ही हिंदुस्तान में कोई होगा जो थोड़ी बहुत भी जानकारी रखता होगा तो नहीं समझ पाता होगा, लेकिन जिस व्यापक तरीके से बताया सच्चिदानंद जी ने, हम लोगों का जो कौतूहल था वो उसी वक्त जागा कि भाई हमें भी चलकर भाइयों के बीच चलना चाहिए, अपनी बातों को कहना चाहिए, उनकी बातों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। इसी वजह से आज आप लोगों के समक्ष उपस्थित। देखिए, गायत्री परिवार के विषय में तो आप सभी लोग जानते ही हैं, जिस तरह से जो आचार्य श्री राम शर्मा जी हैं उन्होंने 90 वर्ष पूर्व इसकी स्थापना की। आज के तारीख में अगर हम सब लोग एक चीज को महसूस करें, देखिए ये मंच कोई भाषण देने के लिए मंच नहीं है, या हम लोग सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र से आते हैं तो राजनीतिक भाषण का मंच नहीं है। यहां बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो शायद अगर हम लोग करें और किसी एक के अंदर वो स्पार्क पैदा हो जाए तो उसका जीवन परिवर्तित हो जाए। आमतौर पर जब आप कहीं जाते हैं, मोटिवेशनल लेक्चर सुनने के लिए जाते हैं, जैसे मैं कोई बहुत अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर खुद को नहीं मानता हूं, ये मेरा व्यक्तिगत, मेरी निजी राय है। अपने विषय में आपको बताऊं थोड़ा सा कि मेरी जो पूरी शिक्षा दीक्षा है पटना में ही हुई, पटना में ही जन्मा, आईसीएसई से 10th और सीबीएसई से 12th किया, एनआईटी पटना का छात्र रहा हूं, सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई वहां से की है, टॉपर रहा, 3 प्लेसमेंट हुआ, लेकिन पठन पाठन के क्षेत्र में बड़ी रुचि थी। उसी क्रम में पढ़ाने के क्षेत्र में आ गया, सामाजिक क्षेत्र में आ गया। आज मन को यह संतोष जरूर रहता है कि देश का ऐसा कोई भी प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज नहीं है, चाहे वो एम्स हो, सफदरजंग हो, मौलाना आजाद कॉलेज हो, जहां विद्यार्थी नहीं पढ़ते हैं, तो एक आत्मसंतुष्टि का बोध जबरदस्त होता है। तो पठन पाठन के क्षेत्र में आया, फिर सामाजिक जीवन से होते हुए राजनीतिक क्षेत्र में आ गया। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने मौका दिया है और पार्टी का पक्ष रख पाता हूं, जनता दल यूनाइटेड का पक्ष। मेरे साथ निखिल मंडल जी आए हैं, इन्होंने अपना बड़ा छोटा सा परिचय दिया है आपके सामने। मैं इनके विषय में 30 या 60 सेकंड का वक्त मिले तो मैं बताऊं आप लोगों को। निखिल मंडल जी ने बताया कि इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा कहां से ली, क्या क्या संघर्ष किया, कहां कहां गए, क्या क्या सीखा, उसके बाद राजनीतिक क्षेत्र में आए और पार्टी का बेबाकी से पक्ष रखते हैं। लेकिन आप जरा ऐसा समझिए कि हम लोग एक सामान्य मिडिल क्लास फैमिली से आने वाले लोग होते हैं, संघर्षों के दम पर बड़े सपने देखते हैं और सोचते हैं कि उनको सच कर दिखाना है, समाज में एक मिसाल कायम करनी है। निखिल मंडल जी जितने सौम्य स्वभाव के आपको यहां दिख रहे हैं, वास्तव में इससे ज्यादा सौम्य है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं आपसे कि आमतौर पर आपने देखा होगा कि जिन लोगों के पास संसाधनों का अभाव नहीं होता है, उनके अंदर जिजीविषा नहीं होती है कि हमें कुछ करना है, कुछ बनना है। मानते हैं ना इस बात को? लेकिन मैं एक शिक्षक के रूप में अपने आप को मूलतः मानता हूं, इसलिए मेरी हमेशा ये अपेक्षा और आकांक्षा होती है, जो भी मेरे श्रोता मुझसे सुन रहे हो, 2 वे कम्युनिकेशन हो। कम्युनिकेशन कभी ऐसा ना महसूस हो कि भाई आए, भाषण दिए और चल दिए, क्योंकि ऐसे भी आपने बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुना होगा। तो एक भाषण सुना, मन में उस वक्त अच्छा विचार आया, फिर सारे विचार धुल गए, हम आगे को बढ़ गए। निखिल मंडल जी के विषय में मैं ये बता रहा था कि निखिल मंडल जी को इस बार पार्टी ने मौका दिया, चुनाव भी लड़े, जरा से वोटों से हार गए, नहीं तो आज बिहार के लोग, आप सभी लोग इनको विधायक के रूप में नहीं बल्कि मंत्री के रूप में देख रहे होते। तब से मैंने चर्चा निखिल मंडल जी के परिचय में की है, और मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया कि जब साधन संपन्न परिवार के लड़के आते हैं आगे, तो शायद उनके अंदर जिजीविषा की कमी होती है। निखिल मंडल जी ने अपने परिवार में मुख्यमंत्री देखा। इनके दादाजी का नाम है बीपी मंडल जी। आप लोगों ने मंडल कमीशन के विषय में सुना होगा, जिसने पूरे देश की राजनीति की रूपरेखा बदल दी थी। उन मंडल कमीशन पर राजनीति करके आज लोग जननेता राजनेता बने हुए हैं। उनके पोते हैं निखिल मंडल जी, लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि निखिल मंडल जी के दादा थे बीपी मंडल जी।
क्योंकि निखिल मंडल जी ने अपने परिवार में सब कुछ देखा। इनके पिताजी विधायक रहे, ससुर साहब मंत्री रहे, अभी विधायक हैं। इतनी सारी चीजें देखने के बाद भी कोई युवा इतना सौम्य रहे, उसके अंदर जिजीविषा रहे कि मुझे कुछ कर दिखाना है, तो यह हम जैसे सामान्य परिवार से आने वाले युवाओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत है कि जिसके पास जब सब कुछ है उसके अंदर जिजीविषा हो सकती है, तो हमारे अंदर जिजीविषा क्यों नहीं हो सकती। एक बहुत छोटी सी बात है, आप आमतौर पर मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते होंगे, एक से एक रोचक कहानियां सुनते होंगे जो आपके अंदर जबरदस्त उत्साह पैदा करती होगी कि एक व्यक्ति था, उसका राइट हैंड किसी लड़ाई में चला गया, लेकिन लेफ्ट हैंड से उसने शूटिंग शुरू की, शूटिंग करते करते उसने ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिला दिया। आपको सुनकर बड़ा अच्छा लगता होगा। एक महिला थी, उसका ख्वाब था माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना, किसी कारण से उसका पैर टूट गया या उसके पैर में कुछ दिक्कत हो गई, लेकिन उसने अपनी जिजीविषा के दम पर, अपनी लगन के दम पर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ के दिखाया। सुनकर बड़ा अच्छा लगता होगा कि नहीं होगा। लेकिन एक बात को हमेशा याद रखिएगा, ये बातें आप सुनते हैं, तब तक आप प्रेरणा लेते हैं, आपका मन उत्साहित होता है, कुछ दिन तक ये चलता है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट होता है वोलेटाइल होने का। जैसे पेट्रोल वोलेटाइल होता है ना, पेट्रोल अगर कहीं रख देते हैं हम तो कुछ समय के बाद वो उड़ जाता है। तो ऐसे ही अगर आप बाहर से आउटसोर्स करके प्रेरणा लेते हैं, किसी की बातों को सुनकर सिर्फ उत्साहित होते हैं, तो वो वोलेटाइल होता है, कुछ समय के बाद चला जाएगा, फिर आप उसी धारा में बहने शुरू कर देंगे। जो सबसे बड़ी चीज होती है कि अंदर से प्रेरणा आना, अंदर से प्रेरणा मिलना, अंदर से यह महत्वाकांक्षा जागना कि हमें कुछ करना है। मैं हमेशा अपने विद्यार्थियों को एक बात बताता हूं, आप में से बहुत सारे जो विद्यार्थी होंगे अलग अलग चीजों की तैयारी कर रहे होंगे, जनरल कंपटीशन, इंजीनियरिंग, मेडिकल या अन्य क्षेत्रों में आप तैयारियां कर रहे होंगे। हम सभी के जीवन में एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है। एक्स्ट्रा सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट हमने सुना है ना, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट हमने सुना है कि भाई हम 12th में गए हैं तो हमने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट म्यूजिक ले लिया है, फिजिकल एजुकेशन ले लिया है, जो थोड़ा आसान लगता है उसको हम एक्स्ट्रा सब्जेक्ट चुन लेते हैं ताकि उसमें नंबर ले आ पाए। मेरा मानना है कि हम सबके जीवन में एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, और उस एक्स्ट्रा सब्जेक्ट का नाम है परिस्थितियां, सिचुएशन। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ्स का सिलेबस तो पूरे देश में कॉमन है, परीक्षा में जो सवाल आते हैं वो भी कॉमन है, लेकिन हमारी जो परिस्थितियां होती हैं वो सिर्फ हम जानते हैं। इसका सिलेबस कॉमन नहीं होता है, इसका जो प्रश्न पत्र है वो कॉमन नहीं होता है। तो जब आप प्रेरणा जगाने की कोशिश करते हैं, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से जगाने की कोशिश करिए कि आप विषम परिस्थितियों में हैं, लेकिन आपके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मैं आप लोगों से एक छोटा वाकया शेयर करता हूं। आप ये बताइए, आप लोग सिनेमा हॉल गए होंगे या किसी बहुत अच्छे वक्ता को सुनने के लिए गए होंगे, आप पूरा ध्यान लगा के सुनते हैं, बड़े आप खुश होते हैं, तालियां बजाते हैं। अगर आपसे कोई कहे कि हल्ला कर सकते हैं, आपको किसी की बात बड़ी अच्छी लगी, आप हल्ला कर सकते हैं हल्ला, अरे बताइए ना, हल्ला कर सकते हैं, आप तुरंत एक्टिंग करना शुरू कर दीजिएगा अभी कि नहीं हमसे कहां हल्ला होने वाला है, हमसे हल्ला नहीं होगा, हम संस्कारी, हम हल्ला नहीं कर सकते हैं, मैंने हम बोल नहीं सकते हैं जोर से। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं, सीरियसली कह रहा हूं कि आप हल्ला कर सकते हैं, जरा हल्ला करके दिखाइए, तो दिखाइए ना हल्ला करके। देखिए शर्मा गए आप लोग, कॉन्फिडेंस की कमी हो गई। मैं सच कह रहा हूं, आजमाइए तो, एक बार हुटिंग करके दिखाइए, हल्ला करके दिखाइए, जय घोष जैसे करते हैं ना, जब भारत पाकिस्तान के मैच में इंडिया जीतता है तो जय घोष करते हैं ना, हम लोग करते हैं ना, खुश होते हैं तो जय घोष करते हैं ना, जरा जय घोष करके दिखाइए, दिखाइए ना। दम नहीं है आप लोगों में, इतना ही कर सकते हैं हल्ला कि कुछ और भी है ताकत, फिर दिखाइए एक बार, इतना ही कर सकते हैं कि और हो सकता है। अभी भी बात नहीं बनी, एक आखिरी मौका दे रहा हूं, पैरामीटर है दिमाग में, समझ में आ रहा, एक आखिरी मौका है। आपको एहसास हुआ कि जब पहली बार किसी ने कुछ कहा, हिचक आ गया मन में, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। दूसरी बार सीरियसली आपने लिया, थोड़ा हल्ला किया, फिर थोड़ा और फ्रीक्वेंसी बढ़ा, तीसरे बार फ्रीक्वेंसी और बढ़ गई। मैं विश्वास दिलाता हूं कि अभी कहूंगा तो उससे भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। इसका सीधा मतलब है कि आपको अपनी क्षमता का एहसास नहीं था।
जब आपने पहला अटेम्प्ट लिया जीवन में किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए, आपने अपनी क्षमता का एहसास नहीं किया, अपनी परिस्थितियों का एहसास नहीं किया और आप सीधे राह में चल दिए। अरे सबसे जरूरी है आत्म अवलोकन। मैं क्या कर सकता हूं, कैसे कर सकता हूं, कैसे इस रास्ते पर चलूंगा, ये सारी चीजें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर किसी की परिस्थितियां अलग होती हैं, हर व्यक्ति अलग होता है। आज जब मैं यहां आया और मनीष जी की बातों को सुन रहा था, इससे पहले मैंने भी आपको वर्चुअली ही सुना है, YouTube के लेक्चर्स के माध्यम से। जब YouTube पर आप जब बोलते हैं, मैंने सुना आप लोगों को जबरदस्त ओजस्वी और तेजस्वी वक्ता के रूप में वर्चुअली सुना, आज सामने आकर सुना, मन मेरा भी जोश से भर गया कि आज भी हमारे पास ऐसी संस्था है जो युवाओं को भटकने के लिए नहीं छोड़ती है, जो युवाओं को रास्ता दिखाने के लिए इतनी प्रयासरत है। अरे आप में से जितने युवा जब संस्कार लेकर जाएंगे, अरे एक ही व्यक्ति का निर्माण थोड़ा ही हुआ। मनीष जी, आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं कि आप खाली एक व्यक्ति का निर्माण थोड़ा ही कर रहे हैं, इनके पूरे परिवार का निर्माण कर रहे हैं। जब ये जाते हैं अपने समाज में, उसका निर्माण कर रहे हैं। जब लोग इनसे मिलेंगे, आमतौर पर युवाओं को आप देखेंगे दिशाहीन होते हैं, कई बार उनको पता नहीं होता है क्या करना है जीवन में, लक्ष्य निर्धारण नहीं कर पाते हैं। गोल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से मैं किसी से पूछूं कि 40 साल के बाद आपको क्या करना है, मालूम है? जवाब दे पाइएगा? मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूं। हम लोग जिस मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, आज तो सरस्वती माता को कहीं देखता हूं तो नमन किए बिना मुख से कुछ निकलता ही नहीं है। सरस्वती की वजह से ही आज यहां तक हूं, सारे संसाधन ईश्वर ने सरस्वती की वजह से ही मिल पाए। शॉर्ट टर्म गोल्स का जबरदस्त इंपॉर्टेंस होता है जीवन में। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूं, मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले बच्चों के पास बिहार में एक ही विकल्प है, क्या? पढ़ाई। आप क्रिकेट, एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग कुछ नहीं चुन सकते हैं। आपके पास सिर्फ एक विकल्प है, वो विकल्प है पढ़ाई। क्या बनना है? डॉक्टर, इंजीनियर। सबको देखा कि डॉक्टर इंजीनियर बन रहे थे, मैं भी इंजीनियरिंग की लाइन में लग गया। सरस्वती की कृपा हुई, NIT में पहुंच गया। वहां पहुंचा तो सोचा कि भाई सरकारी नौकरी करनी है। पहले ब्रांच चुना था कंप्यूटर साइंस, फिर देखा कि भाई कॉलेज में सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में तो भारत सरकार के सभी उपक्रम, मसलन ONGC हो, भेल हो, NTPC हो, ये सभी आते हैं और आकर सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों को उठाकर ले जाते हैं जो टॉप में है। पैकेज 10 लाख, 12 लाख, 16 लाख देते हैं। तो लगा कि भाई अब पहले साल तो पढ़ाई सबकी समान होती है, एक मौका है कि ब्रांच स्लाइड करा सकते हैं। सिविल ब्रांच ले लिया। सिविल ब्रांच लेकर निश्चिंत ही हुआ कि उसके 1 साल के बाद ये मालूम चला कि चेन्नई हाई कोर्ट में केस हो गया है कि सभी प्राइवेट कॉलेजेस ने मिलकर केस किया है कि भाई भारत सरकार के जो भी उपक्रम हैं उसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलना चाहिए। तो इसलिए भाई अब NIT, IIT में डायरेक्टली रिक्रूटमेंट नहीं होगा, बल्कि गेट परीक्षा के माध्यम से होगा। मैंने माथा पीट लिया कि भाई जिस चीज के लिए मैं इधर आया था वही चीज गायब हो गई। फिर मैंने सोचा कि मैं काम करता हूं, अब IAS की तैयारी करता हूं, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए। मैंने सोच लिया कि इधर नौकरी नहीं करनी है, प्रशासनिक सेवा में जाना है। पढ़ाने के क्षेत्र में रुचि शुरू से रही है, पढ़ाता भी था उस वक्त। तो उस वक्त लक्ष्य क्या सेट किया? पहले लक्ष्य सेट किया कि भाई इंजीनियर बनना है, फिर कंप्यूटर साइंस, फिर सोचा कि सिविल इंजीनियर बनूंगा, फिर सोचा नौकरी करूंगा, फिर सोचा कि ES की तैयारी करूंगा। उसके बाद पढ़ाई के क्षेत्र में ज्यादा लग गया, तब तक सोशल लाइफ का चस्का लग गया। सोशल लाइफ का चस्का बड़ा अच्छा भी होता है और बड़ा खराब भी होता है। कई सारे युवा भाई हमारे इसमें बर्बाद भी हो जाते हैं, इसलिए मैं हर किसी को कहता हूं कि अपना बैकअप बनाकर ही आगे चलिएगा। उसके बाद सोशल लाइफ में आगे कभी सोचा ही नहीं था, दूर दूर तक परिवार में किसी का राजनीति से कोई रिश्ता नाता नहीं है, लेकिन लगा जिज्ञासा थी, यहां तक चला आया, यहां पहुंच गया। आज आप लोगों के बीच अपनी बातों को रख पाता हूं, कह पाता हूं। तो शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं लाइफ में। आपको नहीं पता होता है कि 40 साल के बाद आप क्या करिएगा, लेकिन अगर आप सटीक लक्ष्य बनाकर चलते हैं कि अगले 2 सालों में, 4 सालों में, 5 सालों में मुझे इस चीज को अचीव करना है, तो एक गजब की ऊर्जा अंदर होती है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब इंसान असफल होता है तो उसे क्रिटिसाइज करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। जीवन में कभी उनकी परवाह नहीं करना है जो आपकी परवाह नहीं करते हैं। आपकी तैयारियों में अगर आपको क्रिटिसाइज करते हैं, वो आपको कमजोर बनाने की कोशिश करते हैं। आपके अंदर की क्षमता का एहसास किसको हो सकता है? आपको होगा कि किसी और को होगा? किसको होगा? आपको होगा। आपको कोई एहसास दिला सकता है। गायत्री परिवार और प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ के जो सम्मानित साथी यहां बैठे हैं, ये लोग एक कैटलिस्ट के रूप में है, आपके जीवन में आए हैं कि आपको इस चीज का एहसास करा रहे हैं कि आप लोगों को आगे बढ़ना है, जीवन में संघर्ष करना है, सफलताओं को पाना है। और आप में से जब लोग यहां आकर यहां से अपना उद्बोधन करेंगे, सोचिए कितने गर्व की अनुभूति आप लोगों को होगी। अरे वहां से यहां तक का सफर कठिन हो सकता है, असंभव नहीं हो सकता है ना। तो आज आप लोगों के बीच आकर मन एकदम हर्षित है।
प्रफुल्लित है। लगा है कि बिहार जैसे प्रांत जिसने देश को दिशा दिखाई है, आज भी मानवीय मूल्यों जो हमारी प्राचीन ऋषि परंपरा रही है, हम नवीनीकरण के युग में हैं, लेकिन उन सब के बावजूद जो प्राचीन हमारी धरोहर है, विरासत है, उसको संजोए रखने के लिए आप जैसे लोग अगर कार्य कर रहे हैं तो देर भले हो सकती है, अंधेर नहीं होगी, हम लोग इस लक्ष्य को जरूर पाएंगे। अंत में मैं आप सबको यही कहना चाहता हूं कि टूटते हैं हौसले तो ये याद रखना, टूटते हैं हौसले तो ये याद रखना कि बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते। अंधेरों में भी ढूंढ लेते हैं अपनी मंजिल को, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार।